हेलो एंड वेलकम साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, आज फिर आपके लिए लेकर आए हम आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ जो आपके सीएचओ, स्टाफ नर्स और ट्यूटर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। और ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में। पहला क्वेश्चन है, मूवमेंट of a body part toward the body midline। बॉडी की मिडलाइन से बॉडी पार्ट्स को दूर ले जाना, इसको हम किस नाम से जानते हैं? तो टुवार्ड्स बॉडी पार्ट्स को टुवार्ड्स और मिडलाइन से दूर ले जाना, इस कंडीशन को हम बोलेंगे एडक्शन। क्या बोलेंगे? एडक्शन। वही बात करें हम एबडक्शन की, तो मूवमेंट ऑफ ए बॉडी पार्ट अवे फ्रॉम द बॉडी मिडलाइंस। बॉडी पार्ट अवे फ्रॉम द बॉडी मिडलाइन, इसको हम बोलेंगे अबडक्शन। वही बात करें एक्सटेंशन की, तो एक्सटेंशन में बोलेंगे इंक्रीज द एंगल बिटवीन टू पार्ट्स। दो पार्ट्स के बीच में एंगल्स का इंक्रीज होना, इंक्रीजिंग द एंगल बिटवीन टू पार्ट्स। दो पार्ट्स के बीच में एंगल का बढ़ जाना, उसको हम बोलेंगे एक्सटेंशन। वही बात करें हम प्रोनेशन, तो प्रोनेशन क्या है? जो अपन वॉकिंग और रनिंग टाइम पे जो नेचुरल, तो ड्यूरिंग इनवर्ड राउंडिंग ऑफ फुट ड्यूरिंग वॉकिंग एंड रनिंग। वॉकिंग और रनिंग टाउन के दौरान जो हमारा फुट है उसको इनवर्ड राउंडिंग होना, उस कंडीशन को हम बोलेंगे प्रोनेशन। क्लियर है? यहाँ पर चारों का चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन है, द नर्सिंग केयर दैट फोकस ऑन पेशेंट केयर अलॉन्ग विद द फैमिली नीड्स इज द स्कोप ऑफ मल्टीडिसिप्लिनरी हेल्थ केयर टर्म इज कॉल्ड। नर्सिंग केयर द फोकस ऑन पेशेंट केयर अलॉन्ग विद द फैमिली नीड्स। फैमिली नीड्स के अलग से ही अपन को क्या करना है? पेशेंट केयर में फोकस करना है। तो इस मल्टीडिसिप्लिनरी हेल्थ केयर टर्म को हम किस नाम से जानते हैं? तो इस टर्म को हम जानते हैं केस मैनेजमेंट के नाम से। किस नाम से जानते हैं? केस मैनेजमेंट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्लो इन्फ्यूजन ऑफ आइसोटोनिक फ्लूइड इनटू सबक्यूटेनियस टिश्यू इज नोन एज। आइसोटोनिक फ्लूइड का सबक्यूटेनियस टिश्यूज में इन्फ्यूजन होना, इसको हम किस नाम से जानते हैं? तो इस न को हम बोलते हैं हाइपोडर्मोक्लाइसिस। किसके नाम से बोलते हैं इसको? हाइपोडर्मोक्लाइसिस के नाम से जानते हैं कि सबक्यूटेनियस टिश्यू में आइसोटोनिक फ्लूइड का इन्फ्यूजन होना किस नाम से जानते हैं? हाइपोडर्मोक्लाइसिस के नाम से जानते हैं। वही बात करें हम डायलिसिस की, तो डायलिसिस क्या है? जितने भी वेस्ट होते हैं, रिमूविंग वेस्टिंग एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम द ब्लड, तो जितने भी वेस्ट एक्सेस होते हैं फ्लूइड के अंदर, ब्लड के अंदर, उनको रिमूव करना क्या कहलाएगा? डायलिसिंग। कब करेंगे हम डायलिसिस? जब क्या हो? किडनी फेलियर हो जाए। क्या हो जाए? किडनी फेलियर हो जाए। उस कंडीशन में हम क्या करते हैं? डायलिसिस करवाते हैं। वही बात करें हम प्लाज्मा फेरेसिस। प्लाज्मा फेरेसिस क्या है? थेरेपेटिक प्लाज्मा एक्सचेंज। इसको हम किस नाम से जानते हैं? ऑल्सो नोन एज थेरेपेटिक प्लाज्मा एक्सचेंज के नाम से जानते हैं। थेरेपेटिक प्लाज्मा एक्सचेंज के नाम से जानते हैं। रिमूव एंड रिप्लेस
ब्लड प्लाज्मा। इसमें हम क्या करते हैं, ब्लड प्लाज्मा को रिमूव करते हैं और ब्लड प्लाज्मा को रिप्लेस करते हैं। क्या करते हैं हम, रिप्लेस करते हैं ब्लड प्लाज्मा को। वहीं हम बात कर रहे हैं एंट्रोक्लाइसिस की। तो एंट्रोक्लाइसिस क्या है, एक इमेजिंग टेक्निक है। क्या है, इमेजिंग टेक्निक है, जिसमें जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसको हम क्या करते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन को क्या करते हैं, विजुअलाइज करते हैं। क्या करते हैं, विजुअलाइज्ड करते हैं। तो इस इमेजिंग टेक्निक है जिसमें हम क्या करेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन को विजुअलाइज्ड करेंगे। क्लियर है दोस्तों यहाँ तक। अगला क्वेश्चन है, विच वन इज द मोस्ट अबाउंडेड एनियन इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का जो मोस्ट अबाउंडेड एनाइन है वो कौन सा है। तो मोस्ट एनाइन कौन सा है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में। बात करें हम एनाइन और कैटाइन की, तो जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, एक्स्ट्रा सेलुलर जो फ्लूइड है, उस फ्लूइड के अंदर मेजर एनाइन होता है वो होता है क्लोराइड, और जो मेजर कैटाइन होता है, मेजर कैटाइन्स होता है वो होता है सोडियम। कौन सा होता है, सोडियम। वही बात करें हम इंट्रासेलुलर फ्लूइड की, इंट्रासेलुलर फ्लूइड की, तो जो मेजर एनाइन जो होता है वो होता है फॉस्फेट, और जो कैटाइन होता है वो होता है पोटेशियम। कौन सा होता है, पोटेशियम। तो हमारा क्वेश्चन था कि मोस्ट अबाउंडेंट एनाइन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में कौन सा है, क्लोराइड है। तो आपका आंसर क्या आएगा, क्लोराइड। वहीं मान लो अगर आपसे पूछ ले कि इंट्रासेलुलर फ्लूइड, इंट्रासेलुलर फ्लूइड में क्या होगा, फॉस्फेट होगा। क्लियर है। चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन है, बेस्ट वेन फॉर टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन। तो टीपीएन के लिए जो वेन यूज कर मोस्ट कॉमनली यूज में ली वो वेन होती है सबक्लेवियन वेन। जो टीपीएन टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन के लिए जो कॉमनली यूज्ड की जाती है वो होती है सबक्लेवियन वेन होती है। सबक्लेवियल वेन में ही क्या करते हैं हम, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन क्या करते हैं, एडमिनिस्ट्रेड करते हैं थ्रू पेरिफेरल इंसर्टेड सेंट्रल कैटेटर लाइन के थ्रू। किसके थ्रू करेंगे हम, थ्रू पेरिफेरली इंसर्टेड सेंट्रल कैटेटर लाइन। किसके थ्रू, कैटेटर लाइन के थ्रू हम क्या करेंगे, टीपीएन को इंसर्ट करेंगे। किसमें, सब क्लेविकल वेन में। तो पेरिफेरली इंसर्टेड सेंट्रल कैटेटर लाइन के थ्रू हम क्या करेंगे, टीपीएन को इंसर्ट करेंगे सब क्लेविकल वेन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नॉर्मल मीन्स पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर इज। तो मीन्स पल्मोनरी आर्टरी जो प्रेशर होगा नॉर्मल, उसकी वैल्यूज़ क्या होगी। तो जो वैल्यूज़ की हम बात करें तो मीन्स पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर की वो होगी 10 to 20 mmHg होगा। क्या होगा, 10 to 20 mm ऑफ Hg होगा। इसका जो फॉर्मूला है, उसके निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला यह है कि जो मीन्स पल्मोनरी आर्टरीज प्रेशर बराबर 2/3 इंटू डायस्टोलिक पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर प्लस डायस्टोलिक पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर प्लस 1/3 इंटू सिस्टोलिक आर्टरी पल्मोनरी प्रेशर, सिस्टोलिक आर्टरी पल्मोनरी प्रेशर, ये इसका फॉर्मूला होगा। वहीं बात करें हम नॉर्मल डायस्टोलिक पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर की, तो उसकी वैल्यूज होगी 8 से
15, क्या होगी 8 से 15। और वहीं बात करें सिस्टोलिक आर्टरी पल्मोनरी प्रेशर की जो वैल्यूज़ होगी वो होगी 7 से 25। इन दोनों वैल्यूज़ को रखकर हम क्या निकाल सकते हैं, मीन्स पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर हम निकाल सकते हैं। क्लियर है? तो आपका आंसर होगा 10 से 20। कैसे निकालेंगे, फॉर्मूले में हम रखते हैं कि जैसे मान लो आपके पास फॉर्मूला आ गया तो आप लिखोगे 2/3 इंटू आपने रख दिया 8 रख दिया प्लस 1/3 इंटू 17। तो जो इनको आप सोल्व करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which parameter need to monitor in a client receiving morphine injection। एक पेशेंट है जो मॉर्फिन इंजेक्शन रिसीव्ड कर रहा है, तो मॉर्फिन इंजेक्शन देते वक्त हमें किस चीज़ को मॉनिटर करना चाहिए। तो जब भी हम किसी पेशेंट को मॉर्फिन इंजेक्शन देंगे तो मॉर्फिन इंजेक्शन देते वक्त हमें क्या करना चाहिए, उसका रेस्पिरेटरी रेट मॉनिटर करना चाहिए। ड्यूरिंग मॉर्फिन थेरेपी, ड्यूरिंग मॉर्फिन इंजेक्शन क्या करेंगे, रेस्पिरेटरी रेट को क्या करेंगे, हम मॉनिटर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमीडिएट ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन वाले पेशेंट में हम इमीडिएट ट्रीटमेंट क्या देंगे। तो वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन वाले पेशेंट में हम क्या देंगे, पहले तो हम बात करें वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन क्या है। वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन क्या है, मोस्ट सीरियस कार्डियक रिदम डिस्टरबेंस है। क्या है, रिदम डिस्टरबेंस है। इसमें क्या होगा कि जो कार्डियक रिदम होती है वो क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कार्डियक रिदम स्लो हो जाएगी। अगर कार्डियक रिदम स्लो हो जाएगी तो उसमें हम इमीडिएट ट्रीटमेंट क्या देंगे, तो इमीडिएट ट्रीटमेंट हम देंगे एड डिफिब्रिलेट विद 360 जूल्स। तो इसमें हम क्या करेंगे, 360 जूल्स के साथ हम डिफिब्रिलेटर प्रोवाइड करेंगे, जिससे क्या होगा कि जो कार्डियक रिदम डिस्टर्ब हुई है वो क्या हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ आरबीसीज। आरबीसी के प्रोडक्शन के लिए हमें इनमें से किसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो जब भी आरबीसी का प्रोडक्शन होगा हमें चाहिए फोलिक एसिड। क्या चाहिए, फोलिक एसिड चाहिए। तो फोलिक एसिड के साथ अगर प्रॉपर मात्रा में होगा तो प्रॉपर रूप से आरबीसी का प्रोडक्शन हमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेस्ट मेथड ऑफ कलेक्ट यूरिन फॉर कल्चर इन चिल्ड्रन अंडर 2 ईयर। 2 साल से कम वाले बच्चों में यूरिन कलेक्ट, जो कल्चर के लिए हम कलेक्ट करेंगे यूरिन, उसका जो मेथड होगा वो क्या होगा। तो जब भी हम यूरिन कल्चर के लिए यूरिन कलेक्ट करेंगे बच्चों में लेस देन 2 ईयर वाले में, तो हम उनके लिए जो मेथड यूज़ मिलेंगे उसका मेथड है सुप्रा प्यूबिक एस्पायरेशन। सुप्रा प्यूबिक एस्पायरेशन क्या होता है कि डायरेक्टली हम क्या करेंगे, ब्लेडर में निडल इंसर्ट करेंगे। क्या करेंगे, निडल इंसर्ट कर देंगे। डायरेक्टली ब्लेडर में हम क्या करेंगे, ब्लेडर में निडल इंसर्ट कर देंगे, जिससे यूरिन हम कलेक्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट ब्लेडर से इसमें क्या निकालेंगे, हम यूरिन निकालेंगे। इसे सुप्रा प्यूबिक एस्पायरेशन हम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनएबिलिटी टू यूरिनेट डेस्पिट ऑफ डिजायर इज नोन एज। यूरिनेट डेस्पिट इनएबिलिटी वाले को हम क्या बोलेंगे, तो इस कंडीशन को हम बोलेंगे रिटेंशन ऑफ यूरिन।
क्या बोलेंगे? रिटेंशन ऑफ यूरिन बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व डेट एग्जिट फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड। कितने पेयर स्पाइनल कॉर्ड नर्व होती है जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलती है? कितनी है? 31 पेयर। कितनी होगी? 31 पेयर्स होगी। कौन कौन सी होगी? 8 तो होगी सर्वाइकल, 12 होगी थोरासिस, 5 होगी लंबर, 5 होगी सैक्रल और 1 होगी कॉकेक्सियल। तो ये टोटल 31 पेयर स्पाइनल नर्व होती है जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेंडलेंसबर्ग टेस्ट इज पॉजिटिव ड्यू टू इंजरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग नर्व। इनमें से कौन सी नर्व के डैमेज हो जाने के कारण टेंडलेंसबर्ग पॉजिटिव हमें देखने को मिलता है? तो आपका आंसर होगा सुपेरियर ग्लूटियल नर्व की इंजरी। सुपेरियर ग्लूटियल नर्व की इंजरी हो जाने के कारण आपको टेंडलेंसबर्ग टेस्ट पॉजिटिव देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए लेथार्जिक पेशेंट हु हैज़ फीवर, वोमिटिंग, हेडेक एंड द नर्स टू प्रिपेयर हिम विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर। एक पेशेंट जो आपको लेथार्जिक देखने को मिल रहा है, फीवर देखने को मिल रहा है, वोमिटिंग हो रहा है, हेडेक हो रहा है, तो आप इनमें से उस पेशेंट के लिए कौन सा प्रोसीजर करोगे? तो इस पेशेंट के लिए हम करेंगे लंबर पंक्चर प्रोसीजर। क्या करेंगे? लंबर पंक्चर प्रोसीजर, क्योंकि हमें लग रहा है कि इस पेशेंट की में क्या हुआ है, या तो इंजरी हुई है या फिर क्या हुआ है, इन्फेक्शन हुआ है। इंजरी और इन्फेक्शन हुआ है किसमें? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में क्या हुआ है, या तो इंजरी हुई है या इन्फेक्शन हुआ है, जिसके कारण इसमें हमें लेथार्जिक देखने को मिल रहा है, फीवर देखने को मिल रहा है, वोमिटिंग देखने को मिल रहा है, हेडेक देखने को मिल रहा है। तो अगर आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी होती है तो हम पेशेंट के लिए हम क्या करते हैं? लंबर पंक्चर करते हैं। लंबर पंक्चर की जो साइट होगी वो क्या होगी? लंबर पंक्चर की जो साइट होगी वो L3 और L4 होगी। ये चिल्ड्रंस में हम देखेंगे। और वही बात करें एडल्ट में, तो एडल्ट में लंबर पंक्चर हम करेंगे L4 टू L5। कहाँ करेंगे? L4 और L5 में। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, साइट ऑफ लंबर पंक्चर इज। लंबर पंक्चर की साइट क्या है? तो कौन सी साइट है? L3 और L4। L3 और L4 ये हमें देखने को मिलेगी चिल्ड्रन में। और वहीं हम एडल्ट की बात करें तो एडल्ट में L4 और L5 एडल्ट में। लंबर पंक्चर के लिए जो पोजीशन देते हैं पेशेंट को, कौन सी पोजीशन हम देंगे? तो लंबर पंक्चर के लिए जो पेशेंट को पोजीशन देंगे उसको बोलते हैं हम नीचेस्ट पोजीशन। कौन सी पोजीशन देते हैं? नीचेस्ट पोजीशन। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, इंक्रीज्ड डेप्थ ऑफ ब्रीथिंग विद नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट इज कॉल्ड। नॉर्मल रेस्पिरेशन के साथ पेशेंट की ब्रीथिंग में डेप्थ हमें इंक्रीज देखने को मिल रही है, तो इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे? तो इस कंडीशन को हम कहेंगे हाइपरैप्निया। हाइपरैप्निया बोलेंगे इसको। वही बात करें हम कुजमुल रेस्पिरेशन की, तो कुजमुल रेस्पिरेशन किसको बोलेंगे? डीप एंड लेबर्ड ब्रीथिंग। पेशेंट में क्या हो रहा है? डीप एंड लेबर्ड ब्रीथिंग देखने को मिल रही है। किसके कारण? एसोसिएटेड विद सीवियर मेटाबॉलिक एसिडोसिस। पेशेंट में क्या है? सीवियर मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, जिसके कारण क्या देखने को? डीप एंड लेबर्ड ब्रीथिंग देखने को मिल रहा है, एसिडोसिस।
एब्सिडोसिस। ब्रेडेप्निया किसको बोलेंगे हम? ब्रेडेप्निया बोलेंगे एबनॉर्मल स्लो ब्रीथिंग को। एबनॉर्मली स्लो ब्रीथिंग को हम क्या बोलेंगे? ब्रेडेप्निया बोलेंगे। ऑर्थोप्निया, ऑर्थोप्निया डिस्कम्फर्ट इन ब्रीथिंग वाइल लाइंग डाउन फ्लैट। पेशेंट लाइंग डाउन फ्लैट पोजीशन में लेटा हुआ है, उस टाइम उसको क्या हो रहा है? डिस्कम्फर्ट हो रहा है ब्रीथिंग में, डिस्कम्फर्ट हो रहा है ब्रीथिंग, उसको हम बोलेंगे ऑर्थोप्निया। क्लियर है? चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन है, इफ ए पेशेंट ब्लड प्रेशर इज 60/90 160/90 हिज पल्स प्रेशर इज। एक पेशेंट है जिसका ब्लड प्रेशर 160/90 है, तो इसका पल्स प्रेशर क्या होगा? तो पल्स प्रेशर जो हम चेक करते हैं उसके लिए जो फॉर्मूला यूज करेंगे, पल्स प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर माइनस डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो यहाँ पर हम निकालेंगे 160 सिस्टोलिक है और डायस्टोलिक कितना है? 90 है। तो हमारे पास आंसर आता है 64 mmHg। तो हमारा आंसर होगा इस पेशेंट का आंसर 64 mmHg। वहीं बात करें हम नॉर्मल पल्स प्रेशर की, तो नॉर्मल पल्स प्रेशर होता है 30 से 50 mmHg। क्या होगा? 30 से 50 mmHg। तो इस फॉर्मूले की सहायता से हम किसी भी पेशेंट का क्या निकाल लेंगे? पल्स प्रेशर निकाल लेंगे। अगला क्वेश्चन है, द नर्स इज असाइंड टू ए पेशेंट हु हैज बैक्टीरियल निमोनिया एंड इज अंडर ड्रॉपलेट प्रिकॉशन, which personal protective equipments will she wear to deliver the meal tray। एक पेशेंट है जिसको क्या है? बैक्टीरियल निमोनिया है, उसके लिए एक नर्स को असाइंड किया गया है और उसको बताया गया है कि आपको ड्रॉपलेट प्रिकॉशन में आपको रहना है। तो इस पर्सन को जब आप मील ट्रे डिलीवर करने जाओगे तो आप कौन सा प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स आप यूज़ करोगे? तो पेशेंट में क्या है? ड्रॉपलेट प्रिकॉशन है, अंडर ड्रॉपलेट प्रिकॉशन है। तो जब भी आप किसी पेशेंट में आपको लगे कि हमें इस पेशेंट से ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होने की पॉसिबिलिटी है, तो ड्रॉपलेट वाले पेशेंटों में हम क्या करते हैं? किसका यूज़ करते हैं? मास्क का यूज़ करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? ओनली मास्क इज नीडेड। जब भी अगर आपको ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करना है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से क्या करना है? प्रोटेक्ट करना है, तो आपको हमेशा क्या करना है? मास्क वियर करना है। तो ये आप इस टाइम क्या वियर करोगे? मास्क वियर करोगे। नेक्स्ट है, नी जॉइंट इज द एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग जॉइंट। इनमें से किनका एग्जाम्पल है नी जॉइंट? तो नी जॉइंट किसका एग्जाम्पल है? हिंग जॉइंट का। किसका? हिंग जॉइंट। हिंग जॉइंट के अंदर नी जॉइंट आ जाता है, एंकल और एल्बोज आ जाते हैं। वही बात करें सैडल जॉइंट, तो सैडल जॉइंट का एग्जाम्पल है जो कार्पो मेटाकार्पो जॉइंट्स होते हैं, कार्पो मेटाकार्पो जॉइंट्स ऑफ द थंब। थंब के जो कार्पो मेटाकार्पो जॉइंट्स होते हैं वो है सैडल जॉइंट के। जब वही बात करें पावेट जॉइंट का एग्जाम्पल है डिस्टल रेडियो अल्नार जॉइंट, रेडियो अल्नार जॉइंट, डिस्टल रेडियो अल्नार जॉइंट। और वही बात करें बॉल एंड सॉकेट के, तो बॉल एंड सॉकेट के एग्जाम्पल है हिप जॉइंट, हिप जॉइंट, शोल्डर जॉइंट। क्लियर है? चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनाल्जेसिक इज प्रेफर्ड इन एल्डरली पेशेंट।
जो एल्डरली पेशेंट्स होते हैं इनमें इनको हम कौन सी एनाल्जेसिक देते हैं? तो एल्डरली पेशेंट को हम देंगे डाइक्लोफेनिक सोडियम। क्या देंगे? डाइक्लोफेनिक सोडियम। कौन सी है? NSAID मेडिसिन है। क्या है? NSAID मेडिसिन है जो लेस साइड इफेक्ट क्या करती है? शो करती है। क्या करती है? लेस साइड इफेक्ट शो करती है, इसलिए ओल्ड एज पेशेंट को हम क्या देंगे? डाइक्लोफेनिक सोडियम देते हैं। वही बात करें एम्पिसिलिन, तो एम्पिसिलिन क्या है? एंटीबायोटिक है। क्या है? एंटीबायोटिक्स है। एस्पिरिन कभी भी हम ओल्ड एज वाले पेशेंट को नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं? कि जो ओल्ड एज वाले पेशेंट में ये रिस्की होती है। क्या होती है? रिस्की होती है। ये गैस्ट्रिक अल्सर कोज करती है। क्या करती है? गैस्ट्रिक अल्सर कोज कर देती है, इसलिए हम एस्पिरिन कभी भी ओल्ड एज वालों को नहीं देते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स में कोज कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर इफ टेकन अलॉन्ग विद द ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव? ऐसी कौन सी ड्रग्स हैं जो कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर कोज कर देती है अगर उनको उस ड्रग्स को हम ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव के साथ देते हैं? तो जब भी हम रिफाम्पिसिन मेडिसिन को कॉन्ट्रासेप्टिव मेडिसिन के साथ देंगे तो वो क्या करेगी? कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर कोज कर देती है। तो जो मेटाबॉलिज्म कर देती है, इसको क्या करती है? मेटाबोलाइज कर देती है। मेटाबॉलिज्म कर देती है किसकी? कॉन्ट्रासेप्टिव, जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव होती है उनको, इसलिए रिफाम्पिसिन को कभी भी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव के साथ नहीं देते हैं, तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब ईगो डिफेंस मैकेनिज्म? इनमें से कौन सा ईगो डिफेंस मैकेनिज्म को डिस्क्राइब करता है? तो कौन सा करता है? ए मैकेनिज्म डिजाइन टू रिड्यूस स्ट्रेस, ए मैकेनिज्म डिजाइन टू रिड्यूस स्ट्रेस एंड कॉन्फ्लिक्ट कॉज्ड बाय स्पेसिफिक एक्सपीरियंस। ये वाला क्या करता है? ईगो डिफेंस मैकेनिज्म को डिस्क्राइब करता है। ईगो क्या है? A mechanism designed to reduce stress and conflict caused by specific experience. Clear है? Next question. Drugs of choice to treat extrapyramidal symptoms include. एक्स्ट्रापैरामाइडल सिम्टम्स को ट्रीट करने के लिए ड्रग्स ऑफ चॉइस कौन सी है? तो एक्स्ट्रापैरामाइडल सिम्टम्स को ट्रीट करने के लिए जो ड्रग्स ऑफ चॉइस दी जाती है वह है बेंजट्रोपिन। ये क्या है? एंटी कोलिनर्जिक मेडिसिन है। क्या है? एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स है। ये किस में यूज में ली जाती है? एक्स्ट्रा पैरामाइडल सिम्टम्स को ट्रीट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द असेसमेंट ऑफ एक्यूट माल न्यूट्रिशन इन चिल्ड्रन डन बाय। चिल्ड्रन को एक्यूट माल न्यूट्रिशन को असेस करने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज लिया जाता है? तो उसके लिए हम करते हैं वेट फॉर हाइट। क्या करते हैं? वेट फॉर हाइट के थ्रू हम एक्यूट माल न्यूट्रिशन को असेस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्स वाज असेसिंग मेल नियोनेट एंड ऑब्जर्व यूरिनरी मिटस वाज ओपनिंग ऑन द डोर्सल साइड ऑफ पेनिस, द कंडीशन इज नोन एज। एक नर्स है जो मेल नियोनेट को असेस कर रही है और जैसे उसने असेस किया तो उसने देखा कि जो उसका पेनिस है उसकी जो डोर्सल साइड है वहाँ पर उसको ओपनिंग दिखाई देती है। तो इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे? अगर डोर्सल साइड में ओपनिंग देखने को मिल रही है, डोर्सल साइड में ओपनिंग देखने को मिल रही है तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे एपिस्पाडियासिस। क्या बोलेंगे? एपिस्पाडियासिस। वही बात करें अगर वेंट्रल साइड में देखने को मिल रही है, वेंट्रल साइड में ओपनिंग देखने को मिल रही है तो उस कंडीशन को बोलेंगे हाइपोस्पाडियासिस। वही बात करें क्रिप्टोकाइडिज्म, क्रिप्टोकाइडिज्म किसको कहेंगे? कि जो टेस्टेज हैं वन और बोथ
टेस्टेज हैं, बोथ वन और बोथ टेस्टेज हैं वो प्रॉपरली डिसेंड नहीं हो पाए हैं सेक्रोटम में। कहाँ नहीं हो गए? सेक्रोटम में डिसेंड नहीं हो पाए, उस कंडीशन में बोलेंगे क्रिप्टोकाइडिज्म, यानी कि वो एब्डोमिनल कैविटी में ही प्रेजेंट है। कहाँ प्रेजेंट है? एब्डोमिनल कैविटी में ही, उस कंडीशन को बोले क्रिप्टोकाइडिज्म। वही बात करें हम फीमोसिस की, तो जो स्किन होती है पेनिस की, जो स्किन है वो क्या है? पुल्ड बैक ओवर द हेड ऑफ पेनिस, टाइट आ रही है, टाइटली आ रही है, तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे फीमोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए माइलस्टोन टिपिकली अचीव बाय ए न्यूबॉर्न विद इन द फर्स्ट मंथ ऑफ लाइफ? फर्स्ट मंथ ऑफ लाइफ में कौन सा माइलस्टोन चाइल्ड न्यूबॉर्न अचीव करता है? तो फर्स्ट मंथ ऑफ लाइफ में जो अचीव करता है वो होता है लिफ्टिंग एंड टर्निंग द हेड, लिफ्टिंग एंड टर्निंग द हेड। ये कब करता है? फर्स्ट मंथ में। वही हम बात करें क्राउलिंग की, तो क्राउलिंग कब करता है बच्चा? क्राउलिंग हमें देखने को मिलती है 9 मंथ की एज में। वही बात करें हम रोलिंग ओवर, तो रोलिंग ओवर करता है बच्चा 4 and 6 मंथ के बिटवीन, 4 and 6 मंथ बिटवीन। और सिटिंग इंडिपेंडेंसली ये भी हमें देखने को मिलती है बिटवीन 6 and 9 मंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मैच्योर पिंसर ग्रेप्स इज अटेंड बाय मंथ। तो मैच्योर पिंसर ग्रेप्स कौन से मंथ में हमें देखने को मिलेगी? तो हम बात करें डेवलपमेंट ऑफ पिंसर ग्रेप्स की, ग्रेप्स की डेवलपमेंट की, तो 9 मंथ में हमें देखने को मिलेगा रेडियल डिजिटल ग्रेस्प। 10 मंथ में हमें देखने को मिलेगा इन्फेरियर पिंसर ग्रेप्स। और वहीं बात करें हम 12th मंथ में, 12th मंथ में हमें देखने को मैच्योर पिंसर ग्रेप्स। तो हमारे क्वेश्चन में क्या होता है? मैच्योर पिंसर ग्रेप्स हमें कब देखने को मिलेगा? 12th मंथ में। तो हमारा आंसर होगा 12th। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन फैक्ट्री इन ह्यूमन सेल इज। प्रोटीन फैक्ट्रीज हम किसको बोलें? तो जो राइबोसोम्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? प्रोटीन फैक्ट्रीज बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरिसोल इज मोस्ट कॉमनली सीन इन। वेरिकोसील्स मोस्ट कॉमनली हमें देखने को मिलती है कौन सी साइड वाले में? तो वेरिकोसील्स जो हमें देखने को मिलेगी वो देखने को मिलेगी लेफ्ट साइड में। क्या देखने को मिलेगी? लेफ्ट साइड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच गैस इज यूज्ड लेप्रोस्कोपी प्रोसीजर। लेप्रोस्कोपी प्रोसीजर में हम कौन सी गैस का यूज़ करते हैं? तो लेप्रोसी में हम यूज करते हैं CO2। क्यों यूज करते हैं CO2? क्योंकि ये इंसफ्लेशन के लिए ज़रूरी है, इंसफ्लेशन ऑफ बॉडी कैविटी। बॉडी कैविटीज़ को इंसफ्लेशन के लिए हम क्या करेंगे? CO2 का यूज़ में लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन आर इनएक्टिवेट अटेन्यूएटेड ऑल पैथोजन एक्सेप्ट। इन सभी वैक्सीन्स इनएक्टिव एंड एटेन्यूएटेड ऑल पैथोजन्स हैं छोड़कर एक को। तो कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है? टिटनस नहीं है। टिटनस क्या है? टिटनस टॉक्सोइड है। क्या है ये? टिटनस टॉक्सोइड्स है। बाकी रेबीज, सॉल्क और हेपेटाइटिस क्या है? ये इन एक्टिवेटेड और एटेन्यूएटेड वैक्सीन है। वहीं हम बात करें सेबिन की,
सेबिन क्या है, लाइव है, लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन है, और सॉल क्या है, किल्ड वैक्सीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टेस्ट इज यूज्ड टू चेक whether freeze sensitivity vaccine have been damaged by exposure to temperature below 0 डिग्री। डैमेज्ड वैक्सीन को चेक करने के लिए हम फ्रीज सेंसिटिविटी जो वैक्सीन्स होती है उनके लिए कौन सा टेस्ट हम करेंगे, तो इनके लिए जो हम टेस्ट करते हैं उस टेस्ट का नाम है सेक टेस्ट। वैक्सीन वाइल मॉनिटर या फ्रीज्ड सेंसिटिविटी वैक्सीन को फ्रीज्ड सेंसिटिव वैक्सीन जो डैमेज होती है उनको चेक करने के लिए जो हम टेस्ट करते हैं वो होता है सेक टेस्ट। वही बात करें हम सिक टेस्ट, सिक टेस्ट हम करते हैं टाइफॉइड फीवर वाले में। शॉक टेस्ट करते हैं हम आइडेंटिफाई द कोजेज एंड सीवियरिटी ऑफ शॉक की सीवियरिटी और कोजेज को पता लगाने के लिए हम कौन सा टेस्ट करते हैं, शॉक टेस्ट करते हैं। और वहीं बात करें स्टिक टेस्ट, तो डिप स्टिक टेस्ट जो करते हैं, जो डिप स्टिक टेस्ट होता है वो करते हैं हम यूरिन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन एंड सिम्टम मैनिफेस्टेड बाय ए पेशेंट इन द फेब्राइल फेज ऑफ डेंगू फीवर इज ऑल एक्सेप्ट। फेब्राइल फेज जो डेंगू फीवर की फेब्राइल फेज होती है इनमें कौन सा साइन सिम्टम्स देखने को नहीं मिलता है, तो कौन सा देखने को मिलेगा, नहीं मिलेगा, सीवियर जीआई ब्लीडिंग, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग देखने को नहीं मिलती है। अगर मान लो यहाँ ऑप्शन था गम ब्लीडिंग होती तो गम ब्लीडिंग तो हमें देखने को मिल जाता है। कौन कौन से सिम्टम देखने को मिले, हाई फीवर देखने को मिलेगा, मसल्स एच देखने को, पैचेस देखने को, गम ब्लीडिंग देखने को मिलेगा, लेकिन क्या देखने को नहीं मिलेगा, सीवियर जीआई ब्लीडिंग देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोटेक्शन पीरियड प्रोवाइड बाय कॉपर टी 380 ए इज। कॉपर टी 380 ए वाली है, इसका जो प्रोटेक्शन पीरियड कितना होता है, तो इसका प्रोटेक्शन पीरियड होगा 10 ईयर। क्या होगा, 10 ईयर। वही बात कर हम अदर्स कॉपर्टीज़ की बात करें, कॉपर टी 200 की, तो कॉपर टी 200 का होगा 3 साल। नोवा टी का होगा, इसका भी 3 साल। ML कॉपर 375, इसका होगा 5 ईयर। प्रोजेस्टेरॉन रिलीज आईयूडी, प्रोजेस्टेरॉन रिलीज आईयूडी, इसका होगा एवरी ईयर। और वही बात करें लियोनॉर्जेस्ट्रोल आईयूडी, इसका होगा 7 ईयर। कितना होगा, 7 ईयर्स। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ RSH प्रोग्राम इन इंडिया एक्सेप्ट। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन RCH प्रोग्राम का कंपोनेंट्स नहीं है, तो कौन सा कंपोनेंट्स नहीं है, रिड्यूस द अंडर 5 मोर्टालिटी ऑफ हाफ, ये RCH का कंपोनेंट्स नहीं है। मैनेजमेंट ऑफ सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, ये इसका कंपोनेंट्स है। सेफ एबॉर्शन सर्विसेज ये है। मैटरनल इंक्लूडिंग एंटीनेटल डिलीवरी पोस्ट नेटल सर्विसेज ये है, लेकिन ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंथ्राकोसिस अकर्स ड्यू टू। एंथ्राकोसिस किसके कारण होगा, एंथ्राकोसिस होगा कोल डस्ट के कारण। किसके कारण होगा, कोल डस्ट के कारण। वहीं बात करें हम सिलिकॉन के कारण क्या होगा, सिलिकोसिस।
क्या होगा? सिलिकोसिस। कॉटन डस्ट के कारण होगा बेसिनोसिस। शुगर केन डस्ट के कारण होगा बेगोसोसिस। आयरन के कारण होगा साइडेरोसिस। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूड इन मिशन इंद्रधनुष? इनमें से कौन सी वैक्सीन मिशन इंद्रधनुष के अंदर इंक्लूड नहीं है? तो मिशन इंद्रधनुष के अंदर कौन कौन सी वैक्सीन आती है? मिशन इंद्रधनुष के अंदर कौन कौन सी आती है? कौन कौन सी आएगी? डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टेटनस, पोलियो, मिजल्स, रूबेला, ट्यूबरकुलोसिस, हेपेटाइटिस बी। डीपीटी है, हेपेटाइटिस बी है, मिजल्स है, तो कौन सी नहीं है? पीसीवी। न्यूमोकोकल नहीं है, न्यूमोकोकल कॉन्जुगेटेड वैक्सीन नहीं है मिशन इंद्रधनुष के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉरनर ऑफ मॉडर्न पब्लिक हेल्थ इज? मॉडर्न पब्लिक हेल्थ का जो फॉरनर है वो किसको कहते हैं? तो फॉरनर ऑफ मॉडर्न हेल्थ उसको बोलते हैं हम लुईस पास्चर को फॉरनर ऑफ मॉडर्न पब्लिक हेल्थ बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड प्रेशर इन विच लेवल ऑफ प्रिवेंशन? ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करना कौन से लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर आता है? तो ये आता है सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टारगेट ग्रुप ऑफ फॉर पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन इज? पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन के अंदर कितने साल तक को बच्चों को हम लेते हैं? तो 0 से लेकर 5 ईयर तक के बच्चों को हम क्या करते हैं? पोलियो की जो दवाई होती है वो पिलाते हैं, पोलियो वैक्सीन देते हैं। क्लियर है दोस्तों यहाँ तक? तो दोस्तों आज का सेशन यही ख़त्म होता है और फिर आपके लिए लेकर आए नए एमसीक्यूज़ जो आपके आने वाले अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो दोस्तों हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और अपनी पढ़ाई को करते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।